मोनोसैकेराइड्स में हम कुछ पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म के बारे में। देखें, आइसोमेरिज्म में हमने पहला एक स्टडी कर लिया था, डैट वाज द एनेंटियोमर्स। और एनेंटियोमर्स में बस हमने ये देखा था कि वहाँ से किस तरह से एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं, डी ग्लूकोज क्या होता है, एल ग्लूकोज क्या होता है। आज हम एक दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, डैट इज़ द डायास्टीरोमेरिज्म। डायास्टीरोमेरिज्म। सो व्हाट इज़ अ डायास्टीरो आइसोमर्स, डायास्टीरो आइसोमर। अब ये क्या होते हैं, अब हम इसको समझ लेते हैं। बेटा यहाँ पर भी हम बात करेंगे एसिमेट्रिकल कार्बन एटम की। अगर आपके पास दो एसिमेट्रिकल कार्बन आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर दो कार्बन एटम्स के जो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, डायास्टीरो आइसोमर कहलाएंगे। देखें, ये वाला डायास्टीरो आइसोमर कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एनेंटियोमर्स और आइसोमेरिज्म और आपको कौन सी चीज़ आनी चाहिए, आपको एसिमेट्रिकल कार्बन का पता होना चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर अप कर लिया था। तो खैर हम यहाँ पर बनाते हैं एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक मनोज का और दूसरा हम बनाते हैं एलोज का। देखें, हमारे पास जो फार्मूला है ना C6H12O6, लास्ट में बेटा मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज के कितने आइसोमर बन सकते हैं। मैंने कहा था कि सिंपल सी बात है, उसमें 4 एसिमेट्रिकल कार्बन है, जिसमें 4 एसिमेट्रिकल कार्बन है तो फार्मूला होता है 2n, 2 की जगह पे 4 रखिए तो हमारे पास कितने आइसोमर बन जाएंगे, 16 आइसोमर बन जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखें कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। तो उन्हीं आइसोमर में से देखें जो आपके पास मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ ना, एलोज की या मनोज की, उसका फार्मूला भी यही है, ठीक है, फार्मूला में चेंज नहीं आएगा। तो बेटा उसका स्ट्रक्चर ज़रा देखें कैसा होगा। ये कार्बन नंबर 1 आ गया। अब ये एसिमेट्रिकल कार्बन है, कार्बन 2 एसिमेट्रिकल होता है, 3 होता है, 4 होता है और कौन सा होता है, 5 होता है, राइट। और उसके बाद एंड वाला भी है जो ये आपके पास एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं होता। अब ये जो सिमेट्रिकल कार्बन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बेटा क्या होगा, जो आपके पास डी एलोज के केस में आपके पास राइट साइड पर हमेशा क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरह से आ जाएगा, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना है, इस स्ट्रक्चर का नाम है, दिस वन इज नोन एज अ डी एलोज। ये क्या है, डी एलोज है। अभी मैं डेफिनेशन बताता हूँ इसकी और फिर आपको ये भी बताता हूँ कि यहाँ से एमसीक्यूज कैसे फ्रेम होंगे। अब दूसरा आपके पास स्ट्रक्चर बना के देते हैं, उसका फार्मूला भी यही है, उसका नाम है मनोज, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेम बच्चे वही चीज़ जो हमने अभी बनाई है थोड़ी देर पहले, इसके भी वही आपके पास एसिमेट्रिकल कार्बन है और देन सिर्फ 2 जगह पे चेंजेस आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है, इधर क्या आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल और नीचे वाली साइड पर हाइड्रोजन और इधर भी क्या आ गया, हाइड्रोजन। सो व्हाट इज डायास्टीरो आइसोमर। डायास्टीरो आइसोमर क्या होते हैं, देखें वो आइसोमर जिनमें आपको कोई से 2 एसिमेट्रिकल कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप हैं वो डिफरेंट देखने को मिले, उसको आप क्या नाम दे देंगे, उसको आप नाम दे देंगे डायास्टीरो आइसोमर। क्लियर होगी बात। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी एनेंटियोमर्स की, तो एनेंटियोमर्स में हमने हमेशा किस कार्बन की बात की थी, लास्ट वाला जो एसिमेट्रिकल कार्बन है उसकी बात की थी। हमने कहा था कि अगर उस लास्ट वाला जो एसिमेट्रिकल कार्बन है उसकी राइट साइड पर अगर हाइड्रोक्सिल आया तो वह बेटा हमारे पास डी ग्लूकोज होगा, अगर वो लेफ्ट साइड पर गया तो क्या होगा, एल ग्लूकोज बनेगा। लेकिन आज हम क्या बात करें, आज हम बात करें डायास्टीरो आइसोमर में क्या होगा। हाँ, मैंने कहा कि कोई से 2 एसिमेट्रिकल कार्बन जहाँ पर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन की पोजीशन क्या हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, उसे क्या नाम देंगे, डायास्टीरो आइसोमेरिज्म का नाम दे देंगे। बेटा ये स्ट्रक्चर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि डी जो एलोज है, इट इज़ द डायास्टीरो आइसोमर ऑफ द डी मनोज। जो डी मनोज है ये उसका क्या है, डायास्टीरो आइसोमर है, ठीक है जी। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ के अंदर ये एक चीज़ फ्रेम करके दे देंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर देंगे, ठीक है। वो स्ट्रक्चर दे दिया, अब नीचे 4 ऑप्शंस आ गए, वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने होंगे, वो आपको पूछ सकते हैं कि टेल मी व्हाट इज़ द डायास्टीरो आइसोमर ऑफ दैट स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया है इसका डायास्टीरो आइसोमर क्या है, तो फिर आपको उनमें से ढूंढ के बताना पड़ेगा। तो आपको ढूंढेगा कैसे, आपने सिर्फ और सिर्फ जो हाइड्रोक्सिल की अरेंजमेंट है ये देखनी है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 2 जगह पे चेंज है तो हम उसको क्या नाम देंगे, डायास्टीरो आइसोमर का नाम दे देंगे। क्लियर होगी बात।
अच्छा, लेकिन एनेंटियोमर्स की बात करेंगे, अगर वो कहते हैं कि बताएं इसका एनेंटियोमर्स वो डी है या एल है, तो फिर हम किसकी बात करेंगे, जो हमारा एसिमेट्रिकल कार्बन है उसकी बात कर लेंगे। क्लियर होगी बात। तो इसको हम नाम दे देंगे डायस्टीरो आइसोमर का नाम दे देंगे। इसके बाद एक आखिरी प्रॉपर्टी बचती है आइसोमरिज्म के अंदर, डेट इज़ अ एपिमर। अब ये एपिमर क्या होता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं ज़रा। देखिए अगेन स्ट्रक्चर से बनाते हैं बच्चे। एपिमर में क्या होगा, एपिमर में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास किसी एक जगह पर स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये देखें ये कार्बन के आगे अगेन हमारे पास 6 कार्बन, 4 5 6, ठीक है जी। अब मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बच्चे बनाने वाला हूँ डी गैलेक्टोज का, डी गैलेक्टोज। यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर क्या आएगा हाइड्रोक्सल, इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर क्या आएगा हाइड्रोक्सल, और देन लास्ट में बेटा क्या आ जाएगा हाइड्रोक्सल आ जाएगा। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर बच्चे हाइड्रोक्सल, इधर आ जाएगा हाइड्रोक्सल और इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। दोबारा से सुनिए, जब हमने बात की थी यहाँ पे देखें, जब हमने बच्चे आपसे बात की थी कौन से एसिमेट्रिकल कार्बन है यहाँ पर, ये वाले, राइट, यही है ना, 2 3 4 एंड 5। जब हमने बात की थी एनेंटियोमर्स की तो हमने कार्बन 5 की बात की। जब हमने डायस्टीरोआइसोमर की बात की तो हमने किसी 2 एसिमेट्रिकल कार्बन पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की बात की। जब हम बात करेंगे एपिमर की तो एपिमर में हम बात वही करेंगे एसिमेट्रिकल कार्बन की, लेकिन उन एसिमेट्रिकल कार्बन में हम बात करेंगे सिर्फ एक सिमेट्रिकल कार्बन के पोजीशन चेंज होने की, 2 की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक की बात करेंगे। अब सपोज डैट अगर यहाँ पर आप गौर से देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है बेटा, इधर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा है, इधर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल लगा है, इधर देखें ये बच्चे आपके पास कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6 में नीचे आ गया हाइड्रोक्सिल, क्योंकि एंड वाले की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम तो बात ही एसिमेट्रिकल की बात करें। हाइड्रोक्सिल है, इधर क्या आ गया हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोक्सिल, इधर हाइड्रोक्सिल और इधर क्या आ गया, इधर हमें बेटा हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है, इधर हाइड्रोजन आ गया और इधर क्या आ गया हाइड्रोक्सिल आ गया। अब यहाँ पे गौर से देखें ज़रा, ये भी सेम है, ये देखें ये वाला एसिमेट्रिकल कार्बन भी सेम है, ये वाला भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो पोजीशन चेंज हम आपको करके दी है वो किस पे करके दी है, सिर्फ एसिमेट्रिकल कार्बन पे जो पोजीशन है बेटा वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो जब एक एसिमेट्रिकल कार्बन पे पोजीशन चेंज होगी उसको आप क्या नाम दे देंगे, उसको आप नाम दे देंगे एपिमर का, ठीक होगी बात। तो एनेंटियोमर्स, डायस्टीरोआइसोमर्स और ये आपके पास क्या आ गए एपिमर्स आ गए। तो यहाँ पर भी अगेन वही चीज़, स्ट्रक्चर्स दे दिए जाएंगे और देन कहे जाएंगे कि आपने इसको ढूंढना है, राइट। यहाँ पे ये आपके पास डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये डी टेलोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो डी गैलेक्टोज है इट इज़ द एपिमर ऑफ द डी टेलोज। जो डी टेलोज है ये उसका क्या है बेटा आइसोमर है, और इसी तरह से जो डी अलोज है इट इज़ द आइसोमर ऑफ द डी मानोज। तो ये डी मानोज का क्या है बच्चे आइसोमर है। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं अबाउट द मोनोसेक्राइड्स वो सारे के सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। क्लियर होगी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में पहला था मोनोसेक्राइड्स और सेकंड है ओलिगोसेक्राइड्स। आज के इस लेक्चर में हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से सबसे पहले देखेंगे ओलिगोसेक्राइड्स के जनरल करैक्टरिस्टिक्स फीचर, उसके बाद हम देखेंगे कि ओलिगोसेक्राइड्स के में इनकी रेंज क्या होती है, और थर्ड नंबर पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बॉन्ड कैसे बनता है, फोर्थ नंबर पर देखेंगे सबसे कॉमन ओलिगोसेक्राइड्स कौन से होते हैं, फिर हम इनकी चंद एक एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे पॉलीसेक्राइड्स की जानिब। पॉलीसेक्राइड्स के जनरल फीचर, उसकी एग्जांपल्स के बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 3 पॉलीसेक्राइड्स जो कि हमारे कोर्स में इंक्लूड किए गए हैं। पहले आ जाएगा आपके पास सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड देन स्टार्च आ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, अगर बेटा हम ओलिगो की बात करते हैं यहाँ पर, तो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, राइट। ओलिगो का मतलब क्या है, फ्यू। और सेक्राइड्स शुगर से निकला है, सेक्राइड का लफ्ज़ सेक्रोन से निकला है और सेक्रोन का मतलब क्या होता है
शुगर। तो यहाँ पर हम किन शुगर्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि शुगर जो कि फ्यू का यहाँ पर जो मीनिंग है, इसका मतलब होता है 2 से 10, यानी कि यहाँ पर बेटा अगर हम नंबर देखते हैं ना फ्यू में कितने आते हैं, तो हमें कितने मोनोसेक्राइड्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे 2 से 10। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, when 2 to 10 monosaccharides combines together and they form the oligosaccharide. So oligosaccharide is actually formed by the combination of the monosaccharides with the help of the glycosidic linkage. और जो मोनोसेक्राइड्स यूनिट हैं वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखें MCQs एक फ्रेम किया जा सकता है ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में। अगर आपसे ये पूछा जाए लीस्ट नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, या फिर अगर हम ऐसे पूछ लेते हैं आपसे ओलिगोसेक्राइड्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स प्रोड्यूस्ड हाउ मैनी लीस्ट नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स प्रोड्यूस्ड हाउ मैनी लीस्ट नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, तो बेटा आंसर क्या आएगा 2। और अगर हम मैक्सिमम का करेंगे तो फिर 10, और अगर हम रेंज पूछेंगे देन आ जाएगा 2 to 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम ओलिगोसेक्राइड्स की बात करें तो पहला जो ओलिगोसेक्राइड है दैट इज़ द डायासेक्राइड। देखें अगर हम डायसेक्राइड्स की बात कर लें, ट्राइसेक्राइड की बात कर लें, टेट्रासेक्राइड की बात करें, पेंटासेक्राइड्स की, तो इन सभी सेक्राइड्स में से जो सबसे कॉमन सेक्राइड्स होंगे, सबसे मोर कॉमन सेक्राइड्स दीज आर द डायसेक्राइड्स। और यहाँ पर चंद एक एग्जांपल्स जो हमें देखनी है, बॉन्डिंग भी स्टडी करनी है, उनमें से सबसे पहले एक एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास बेटा सक्रोज की। तो सक्रोज हमारे पास बेटा कैसे बनता है, सक्रोज आपके पास तभी बन पाएगा जब आपके पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के आपस में मिल से क्या बनेगा, सक्रोज बनेगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं माल्टोज की, तो माल्टोज हमारे पास कब बनेगा, माल्टोज हमारे पास बनेगा जब ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलेंगे। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज, और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में मिलेंगे तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के आपस में मिलने से क्या बन जाएगा, हमारे पास लैक्टोज बन जाएगा। क्लियर होगी बात। तो यही वो 3 डायसेक्राइड्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। देखें जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग शुगर हैं, जितने भी डायसेक्राइड्स हैं सभी के सभी डायसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर है, सिवाय एक डायसेक्राइड को छोड़कर दैट इज़ अ सक्रोज। ये एक यूनिक पॉइंट है, इसको याद रखना है। ये भी बेटा रिड्यूसिंग है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, मोनोसेक्राइड्स भी रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन जो सक्रोज है ये एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें बॉन्ड कैसे बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर था हमने कहा था कि वो कौन सा रिंग बनाएगा, वो बनाएगा एक रिंग जिसका नाम होगा पायरानोज रिंग, राइट। अब यहाँ पर बेटा मैं अल्फ़ा ग्लूकोज ले लेता हूँ। तो मैंने कहा था कि व्हाट इज़ अल्फ़ा ग्लूकोज, आपको बताया गया था, जल्दी से बताइए। अल्फ़ा ग्लूकोज एक ऐसे ग्लूकोज जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पर होगा, नीचे वाली साइड पर होगा, वो कौन सी ग्लूकोज होगी, अल्फ़ा। और अगर वो ऊपर वाली साइड पर जाएगा तो कौन सा होगी, बीटा आ जाएगी। तो ये कार्बन नंबर आ गया 1, ये कार्बन 2, सीक्वेंस कहाँ पर चेंज करनी है, कार्बन 3 पे चेंज कर दी मैंने सीक्वेंस। कार्बन 4 पर बेटा आपके पास कुछ इस तरह से आ गया ये, और कार्बन 5 के साथ कार्बन 6 आ जाएगा CH2OH की फॉर्म के अंदर। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये आपने इस तरह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब हमने कहा कि ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ दूसरी चीज़ कौन सी कंबाइन करेगी, फ्रक्टोज। तो बेटा यहाँ पे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब फ्रक्टोज जो है ये भी 6 कार्बन वाली शुगर है। दोनों का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ग्लूकोज का जो रिंग है उसको नाम देंगे ग्लूकोपायरानोज, ये एक पायरानोज रिंग बनाएगा, और जो फ्रक्टोज होगा ये फ्यूरानोज रिंग बनाएगा, ये 5 कॉर्नर वाला रिंग होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये आ गया बेटा आपके पास इधर कार्बन नंबर 1, यहाँ पे सीक्वेंस इधर से बच्चे स्टार्ट होगी CH2OH, ठीक है। इधर वाली साइड पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल, सही है। अब कार्बन की सीक्वेंस देखें, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, और कार्बन 5 के साथ क्या अटैच होगा, कार्बन नंबर 6 बच्चे यहाँ पर अटैच होगा। तो बाकी बेटा वही चीज़ें पुरानी आ जाएंगी, हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोक्सल आ जाएगा, तो वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो हम उसको नहीं बनाते, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, हम मेन चीज़ समझते हैं दैट्स नेम इज़ अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो भी हमने समझना है। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोक्सिल बच्चे लग रहा है ऊपर वाली साइड पे जाके इस केस के अंदर। अब हाइड्रोक्सिल हमने अभी पढ़ा कि हाइड्रोक्सिल अगर नीचे वाली साइड पर होगा तो बेटा ये दिस वन इज नोन एज, इसको क्या नाम देंगे हम अल्फ़ा ग्लूकोज का नाम देंगे। और अगर हम इसको स्टडी करते हैं दैट इज़ अ
बीटा फ्रक्टोज, ये क्या है, ये बीटा फ्रक्टोज है, ठीक होगी बात। अब अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज जो हैं जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में देखें ज़रा कैसे बनेगा बेटा, यहाँ से हाइड्रोक्सल निकलेगा, एक साइड से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन जब निकलेंगे तो उनके निकलने से, रिमूवल होने से क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी, वाटर रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा जब हाइड्रोक्सल निकल गया तो इधर देखें कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया, राइट। और इधर वाली साइड पर हाइड्रोजन निकल गया तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन का दूसरा बॉन्ड फ्री हो गया, राइट। तो बेटा यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी और उस बॉन्डिंग के नतीजे में आपको कुछ इस शेप के अंदर ये मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम ग्लूकोज ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है, कार्बन आ गया CH2OH, बाकी सारी चीज़ें वही आती रहेंगी। आप उसको थोड़े आप मेन चीज़ को समझिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और नीचे वाली साइड पर बेटा बॉन्ड फ्री था, राइट। ये बॉन्ड फ्री है ना, इधर से ऑक्सीजन का भी बॉन्ड फ्री है, ठीक है। तो बच्चे ये जो ऑक्सीजन होगी ये यहाँ पर जाके बॉन्ड बना लेगी कुछ इस तरह से, ये देखिए ऐसे। ये ले, अब ये जो आपके पास बेटा लिंकेज है कार्बन ऑक्सीजन वाला, ठीक है, कार्बन और ये ऑक्सीजन वाला जो लिंकेज है, इस लिंकेज को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम दे देंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम दे देंगे। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन कौन सा बना है ये आपको समझना है मेन चीज़। देखें ज़रा यहाँ पर बेटा, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 एंड 6 है। अब ये जो लिंकेज बेटा हमने यहाँ पर बनाया है 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर देखें यहाँ पर बेटा लगा हुआ है ना कार्बन 1 CH2OH, तो दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 4 5 और यहाँ पर क्या होगा, कार्बन 6 आ गई। अब यहाँ पर देखिए बेटा लिंकेज में अभी किस कार्बन के बीच बना हुआ है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन 1 एंड कार्बन 1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ द बीटा फ्रक्टोज। बेटा ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को आप नाम क्या देंगे, दिस वन इज नोन एज अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये बॉन्ड कौन सा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा बना है, ये आपको याद रखना है। ये इसलिए बना के दिखाया गया है ताकि आपको भूले नहीं कि ये कैसे बना हुआ था, ठीक है। तो दैट इज नोन एज अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बन चुका है। अब हम देख लेते हैं कि जो माल्टोज है, ये माल्टोज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले सक्रोज के बारे में एक इंपॉर्टेंट आप इंफॉर्मेशन हासिल कर लें कि देखें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बेटा जो चीज़ बनी है दैट इज नोन एज अ सक्रोज। अगर हम सक्रोज की बात करते हैं तो प्लांट्स जो हैं बच्चे वो खुराक को किस फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, सक्रोज की फॉर्म के अंदर। यानी कि ये चीज़ आपने याद रखनी है, प्लांट्स में खुराक कहाँ पर बनती है, रूट्स के अंदर के लीव्स में। तो बेटा लीव्स के अंदर देखें प्लांट्स ने खुराक बनाई, जब वो लीव से खुराक को रूट्स में स्टोरेज के लिए भेजेंगे, क्योंकि वहाँ पर बेटा प्लास्टिड की एक स्पेशल टाइप मौजूद है जिसको हम नाम देंगे लीकोप्लास्ट का, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। तो लीकोप्लास्ट के अंदर खुराक को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। तो लीव्स के अंदर खुराक की प्रिपरेशन के बाद इसको भेजा जाएगा रूट्स की जानिब, और प्लांट्स जो है वो अपने एफिशिएंट मैकेनिज्म को यूज़ करेंगे और वो किस फॉर्म के अंदर भेजेंगे, सक्रोज की फॉर्म के अंदर। अब खुराक को सक्रोज की फॉर्म में लीव से रूट की तरफ भेजने के दो फायदे हैं। पहला जो एडवांटेज है वो ये होता है कि जो सक्रोज है बेटा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये कौन सी शुगर है, रिड्यूसिंग के नॉन रिड्यूसिंग, इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो बताइए क्या ये किसी के साथ रिएक्ट करेगी, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी, ये आसानी से कहाँ पर पहुँच जाएगी, लीव से रूट्स की जानिब, यानी कि जहाँ पर उसे मंजिल मकसूद तक पहुँचाना है ये आसानी से वहाँ तक पहुँच जाएगी। नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न, अगर हम बच्चे बात कर लेते हैं, जब प्लांट्स जो है वो प्लांट ने खुराक बनाई ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज बन गया। अब प्लांट्स अगर इस ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर भेजेंगे तो ग्लूकोज को इस्तेमाल हो जाएगी रास्ते में, इसी वजह से ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं भेज रहे। प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में नहीं भेजेंगे क्योंकि बेटा स्टार्च जो है वो पानी के अंदर सोलूबल नहीं होता। आपने एक प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म पढ़ा था, जिसके प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म हम ये कहते हैं कि खुराक को एक सोर्स से सिंक की तरफ भेजने के लिए आपको हमेशा प्रेशर की ज़रूरत होती है, और वो प्रेशर कौन प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। तो वाटर प्रेशर तभी प्रोवाइड करेगा जब कोई चीज़ उसमें सोलूबल हो सकेगी। तो जो सक्रोज होते हैं वो पानी के अंदर सोलूबल भी होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसी वजह से आपसे अगर पूछ लेते हैं व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट शुगर इन प्लांट, तो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट शुगर है उसका नाम क्या होता है,
उसका नाम होता है आपके पास सक्रोज। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्लांट्स के अंदर स्टोरेज शुगर कौन सी है, तो प्लांट्स के अंदर जो स्टोरेज शुगर है दैट इज अ स्टार्च। दो डिफरेंट चीज़ों की स्टेटमेंट हमने की अभी, गौर से देखो। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट शुगर है सक्रोज, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो स्टोरेज शुगर है दैट इज अ स्टार्च, और प्लांट्स के अंदर वो शुगर जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी दैट इज अ ग्लूकोज। देयर इज अ थ्री डिफरेंट phenomenons and three different sugars that are present in the body of the plants and performing different roles in the body of the plant. So let's move towards the second example of the oligosaccharides, and that's name is the maltose. So here we see how this glycosidic linkage is found between the glucose molecules in the maltose sugar, and what is the significant importance of the maltose sugar and how this maltose sugar is formed. So let's again a diagram of the two glucose molecules and structural formula. यहाँ पर अगेन बेटा हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेते हैं। ये आपके पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, तो कार्बन के नंबर्स आपको याद रखने हैं हमेशा। इधर वाली साइड पर हाइड्रोक्सिल, ये आ गया हाइड्रोजन। बाकी स्ट्रक्चर में ज़्यादा डेवलप नहीं करता क्योंकि आपको पता है कि वो कैसे डेवलप करनी है, और हमने तो सिर्फ बॉन्डिंग को सीखना है कि कौन कौन से बॉन्ड किस तरह से बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो MCQs में फ्रेम किए जा सकते हैं वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके जी, अब यहाँ पर देख लें। कार्बन की पहले तो आप एक बार ना काउंटिंग करें कार्बन के नंबर से। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। ओके, अब इस मॉलिक्यूल में देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे बच्चे देखने जरा गौर से, ये आपके पास ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और दूसरा है ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो मुझे बताइए कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा की बेटा है, इट इज अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट, बिकॉज हाइड्रोक्सिल इज प्रेजेंट प्लेन के नीचे वाली साइड पर मौजूद है। तो यहाँ पे देख लें ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से क्या बनेगा? माल्टोज बनेगा। अब यहाँ पे बॉन्डिंग देखिए कैसे होगी, एक साइड से वही हाइड्रोक्सिल निकलेगा, एक साइड से हाइड्रोजन निकलेगा। अच्छा, अगर यहाँ से एक हम MCQ फ्रेम कर सकते हैं यहाँ से, जैसा कि अगर मैं एक MCQ बनाना चाहूँ, मैं कहूँगा कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइंस टुगेदर एंड दे फॉर्म। ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज हैं वो कंबाइन करते हैं, और उनके बच्चे कंबाइन होने से क्या चीज़ बनती है? ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए इज़ अ माल्टोज, ऑप्शन बी हमारे पास बेटा आ गया, गौर से सुनो और आंसर करना बेटा। ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी आ गया लैक्टोज, ऑप्शन डी है नन। तो बेटा बताइए व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइंस, और उन्होंने क्या बनाना है बेटा जब वो कंबाइन करते हैं? हरिए, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? माल्टोज है, लैक्टोज है, नन है कि वाटर है? वाटर, हाँ जी, जल्दी से, क्या लगता है? वाटर। सो द राइट ऑप्शन इज अ वाटर। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से हमेशा जिस चीज़ में बनना है डेट इज अ सक्रोज, लेकिन यहाँ पे सक्रोज का ऑप्शन नहीं है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो बेटा हमेशा वाटर भी साथ में रिलीज होता है। जैसे कि यहाँ पर एक साइड से हाइड्रोक्सल, एक साइड से हाइड्रोजन, जब वो रिलीज होंगे तो उनके रिलीज होने से क्या चीज़ बन जाएगी? वाटर का मॉलिक्यूल बच्चे रिलीज हो जाएगा और पीछे से दोबारा से बॉन्डिंग यहाँ पे बन जाएगी। अब यहाँ पे बॉन्डिंग देखिए, बॉन्डिंग कैसे बनेगी? बॉन्ड आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन सा बना हुआ है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि डेट इज़ द 1,4। अब ये 1,4 बना था। अब यहाँ पे देखें बच्चे, यहाँ से हाइड्रोक्सिल निकल गया, इसका ये बॉन्ड फ्री हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, राइट। अब ऑक्सीजन ये अपना जो फ्री बॉन्ड है ये किसके साथ बना लेगी? इसके साथ जाके बना लेगी। तो मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे देखें आपके सामने बेटा कुछ इस तरह से डेवलप कर दिया। ये अब यहाँ पे कार्बन की अगेन दोबारा से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, और 5 के साथ क्या हटाएंगे? 6 CH2OH, A6। इधर वाली साइड पर 1 2 3 4 5, और ये आ गया कार्बन नंबर 6। तो टेल मी, आप लोग जल्दी से बताइए कि यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बना है? व्हाट इज द बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज एंड ग्लूकोज व्हेन दे फॉर्म द माल्टोज? जब माल्टोज बना है तो उनके दरमियान में बॉन्ड कौन सा बना हुआ है? इट इज ये कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? 1 और 4। तो यहाँ पर बेटा आपके पास कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है?
1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। यहाँ पे कौन सा बना था? 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना था। तो ये आपने बॉन्ड्स याद रखने हैं कि कौन कौन से बनते हैं। तो यहाँ पर मेन जो है वो दो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, सक्रोज वाला और माल्टोज वाला। अगर हम माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज जो है ये एक माल्ट शुगर है। अब माल्ट शुगर कहाँ पे होती है? देखें आपके पास, आपने जो कुकड स्टार्च जब खाते हैं, देखें ये दो जगह पे बन रहा होता है। नंबर वन, जो हमारे पास इंडस्ट्री होती है जहाँ पे शराब वगैरह बन रही होती है, ठीक है, ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर जब फर्मेंटेशन की जाती है तो उस फर्मेंटेशन के नतीजे में स्टार्च टूटता है और स्टार्च के टूटने से माल्टोज बनेगा। नंबर वन। नंबर सेकंड, जब खुराक के अंदर जो स्टार्च है उसको कुकड करके पका के जब खाया जाए, देखिए अनकुकड की बात नहीं कर रहा, कुकड स्टार्च की बात करता हूँ। जैसे कुकड स्टार्च हमारे माउथ में जाएगा तो हमारे माउथ में जो स्लेवरी अमाइलेज है, अल्फा अमाइलेज है, डायस्टेज है, तो ये टाइलिन है, ये एक ही एंजाइम के नेम है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करेंगे, उस स्टार्च को तोड़ेंगे और उस स्टार्च को तोड़ने पर एक इंटरमीडिएट शुगर बनेगी और वो जो इंटरमीडिएट शुगर है, द नेम ऑफ दैट इंटरमीडिएट शुगर इज अ माल्टोज। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो स्टार्च वाली फूड हम खाएंगे उसकी ब्रेकडाउन ओरल कैविटी में टूटने से माल्टोज बनेगा। नंबर सेकंड, जो ब्रीविंग इंडस्ट्री है वहाँ पर भी फर्मेंटेशन के नतीजे में क्या बनेगा? माल्टोज बनेगा। इज इट क्लियर? और लैक्टोज के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो लैक्टोज होता है इसको हमने नाम दिया था मिल्क शुगर का, और मिल्क शुगर आपको फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो किस तरह से, और जो ग्लैक्टोज है दैट इज द ब्रेन शुगर, आपको बताया भी था व्हाट इज द बेसिक लिंक ऑफ द मिल्क शुगर एंड द ब्रेन शुगर, और किस तरह से उसको रिकमेंड किया जाता है उसको दूध ज़्यादा पिलाना चाहिए, राइट, उसके रीजन। तो यहाँ तक जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं ओलिगोसैकेराइड्स के, अब आपने सिर्फ इतने ही करने हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव या डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं पॉलीसेकेराइड्स की जानिब। देखिए पॉलीसेकेराइड्स के पहले तो जनरल फीचर्स देख लेंगे और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एंड पे कंपैरिजन ऑफ द पॉलीसेकेराइड, जिसमें स्टार्च आएगा, ग्लाइकोजन आएगा और सेलुलोज आ जाएगा। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। तो पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पहला पॉइंट ये याद रखिए कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं। पॉलीसेकेराइड आर द कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम दी ऑल। देखें ओलिगोसेकेराइड जो हैं दीज आर द कॉम्प्लेक्स शुगर देन द मोनोसेकेराइड, बट दे आर द सिंपल शुगर देन द पॉलीसेकेराइड, राइट। बट जब हम पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो पॉलीसेकेराइड्स आर द कॉम्प्लेक्स शुगर देन द मोनोसेकेराइड एज वेल एज ओलिगोसेकेराइड। तो पहला हमारे पास ये आ गया कि ये क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स शुगर होंगे, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आ गया कि यहाँ पर पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, लेकिन मैनी में कितने आएंगे वो हम लोगों ने यहाँ पे देखना। देखिए यहाँ पर अगर एक ऑप्शन फ्रेम किया जाए, ऑप्शन हम इस तरह से आपसे पूछें कि व्हेन अ पॉलीसेकेराइड हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, हाउ मैनी लीस्ट नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड। जब पॉलीसेकेराइड की हाइड्रोलाइसिस की जाएगी तो मोनोसेकेराइड्स के कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे? कम से कम 11, क्योंकि 2 से 10 वो आ चुके हैं, तो 11 यहाँ पर कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है, मैक्सिमम इनफाइनाइट होते हैं। और सबसे सिंपल जो शुगर है उसमें कितने कार्बन थे? हरियप, सबसे सिंपल शुगर में 3, सबसे सिंपल शुगर में 3 थे, ठीक है। और सबसे सिंपल ओलिगोसेकेराइड में कितने मोनोसेकेराइड्स आते हैं? 2। अभी तो पढ़े थे डाइसेकेराइड्स, ठीक है, 2 आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स शुगर, पॉइंट सेकंड, अगर हम पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, नॉट सोलुबल इन वाटर, नॉट सोलुबल इन वाटर। अब होप सो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि प्लांट्स जो हैं वो पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म के अंदर खुराक को क्यों भेजते नहीं हैं। थर्ड पॉइंट, अगर हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो पॉलीसेकेराइड्स में आपने ये भी याद रखना है कि दे आर टेस्टलेस, ये टेस्टलेस होते हैं। पॉइंट नंबर 4, इनकी जो हाइड्रोलाइसिस होती है वो हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस करती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को, यानी कि मोनोसेकेराइड्स। और इसकी जो एग्जांपल हैं, एग्जांपल में हमने देखना है नंबर 1, अगर हम बात कर लेते हैं सेलुलोज की, अगर हम बात कर लेते हैं हेमिसेलुलोज की, अगर हम बात कर लेते हैं काइटिन की, अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं, एक होता है काइटिन, दूसरा होता है क्यूटिन, काइटिन एंड क्यूटिन। तो क्यूटिन आपने याद रखना है कि क्यूटिन इज़ अ लिपिड, क्यूटिन एक लिपिड है, लेकिन जो काइटिन होता है ये क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट है। सो सेलुलोज, सेलुलोज के बाद काइटिन, काइटिन के बाद आपके पास आ गया पैक्टिन, पैक्टिन के पास आपके पास आ गया अगार, उसके बाद आ गया आपके पास हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोज, उसके बाद आपके पास आ गया ग्लाइकोजन,
देन आ गया स्टार्च। तो होप्स ये काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो आपने याद रखने, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल्स के बाद हम ज़रा कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन में कंपैरिजन में सबसे पहले आपके पास आ जाएगा पॉलीसेकेराइड्स में से स्टार्च। इसको रिमूव कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो कंपैरिजन में हम पहला यहाँ पे लिख लेते हैं स्टार्च, सेकंड नंबर पे यहाँ पे लिख लेते हैं ग्लाइकोजन, और तीसरे नंबर पे क्या लिख लेते हैं, सेलुलोज लिख लेते हैं। चलें जी, पॉइंट नंबर 1, स्टार्च। व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च एक ट्रांसपोर्ट शुगर है कि स्टोरेज शुगर है प्लांट की? जल्दी से बताएं। थोड़ी देर पहले हमने बताया था स्टार्च एक कौन सी शुगर है, ट्रांसपोर्ट के स्टोरेज, इट इज़ अ स्टोरेज शुगर। तो पहला पॉइंट हमने ये देख लिया कि स्टार्च जो है ये असल में क्या है, एक स्टोरेज शुगर है। और ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन को हम कहते हैं इट इज़ एनिमल स्टार्च, इट इज़ एनिमल स्टार्च। अच्छा, यहाँ से एक एमसीक्यूज फ्रेम कर सकते हैं हम लोग। एमसीक्यूज हम इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं कि सपोज डैट, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, स्टार्च इज प्रेजेंट इन एनिमल। स्टार्च जो है वो एनिमल में मौजूद है। ऑप्शन है स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट मे बी करेक्ट। ऑप्शन सी है स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड मे बी रॉन्ग। तो हरी अब जल्दी से आंसर कीजिए। तो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो सकता है, जल्दी से बोलो। स्टार्च इज प्रेजेंट इन एनिमल, ये एक स्टेटमेंट दी गई है और आपसे ये कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपने चूज करना है और वो बताना है। तो कौन सा राइट ऑप्शन है? स्टेटमेंट करेक्ट है, मे बी करेक्ट है, रॉन्ग है, या फिर मे बी रॉन्ग, या फिर नन ऑफ दिस ऑप्शन है? तो बताएं। यस, ऑप्शन ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, यस ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पे ठीक लग रहा है, बट ये ऑप्शन गलत है। देखें जरा गौर से, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्च एनिमल्स की बॉडी में है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनिमल की बॉडी में एक स्टोरेज प्रोडक्ट है। इसको एनिमल स्टार्च बच्चे इसलिए कहते हैं, जिस तरह से प्लांट्स के अंदर जो स्टोरेज शुगर है वो एक स्टार्च है, इसी तरह से एनिमल्स के अंदर जो स्टोरेज शुगर है वो क्या है, ग्लाइकोजन। तो इसलिए हम ग्लाइकोजन को क्या नाम देते हैं, एनिमल स्टार्च का नाम देते हैं। चलिए स्टेटमेंट थोड़ी चेंज करते हैं। स्टार्च इज प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड एक्ट एज स्टोरेज शुगर इन एनिमल्स। तो अब बताइए, इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये पूरी स्टेटमेंट आ गई, स्टार्च इज प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड एक्ट एज अ स्टोरेज शुगर इन एनिमल। अब बताइए इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, कौन सा राइट ऑप्शन है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी करेक्ट, मे बी करेक्ट, रॉन्ग एंड मे बी रॉन्ग। ऑप्शन सी इट इज रॉन्ग, इट इज स्टिल करेक्ट। हाँ जी, जल्दी से बोलो। यस नहीं, बताने की बात नहीं है, आप इनमें से एक चूज करें। हरी अप जल्दी से। इट इज अ स्टिल रॉन्ग, ये अभी भी गलत है। देखें सिरे से गलत लिखा गया है, स्टार्च इज प्रेजेंट इन एनिमल, स्टार्च एनिमल में मौजूद है जो कि होती नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे लिखा गया कि इट एक्ट एज अ स्टोरेज शुगर इन एनिमल्स, तो बेटा ये भी गलत है, एनिमल्स में होती ही नहीं है स्टोरेज। अगर इस एनिमल की जगह पे मैं प्लांट लिखता हूँ तो अब मुझे बताइए इज इट इज अ राइट?
इट इज स्टिल 50% राइट एंड रॉन्ग, इट इज स्टिल रॉन्ग। देखें जरा गौर से, स्टार्च इज प्रेजेंट इन एनिमल, स्टार्च एनिमल में मौजूद है, इट इज रॉन्ग। ठीक है, अब इसको थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। स्टार्च प्रेजेंट इन एनिमल, स्टार्च प्रेजेंट इन एनिमल act as storage sugar, act as storage sugar in animals like plants। ठीक है, स्टार्च जो कि एनिमल में मौजूद है वो एक्ट करती है स्टोरेज शुगर की तरह, जो कि कहाँ पर है, जो कि प्लांट्स में है। जैसे कि प्लांट्स के अंदर स्टार्च एक स्टोरेज शुगर है, इसी तरह से एनिमल्स के अंदर जो स्टार्च है वो एक स्टोरेज शुगर की तरह से एक्ट करती है। इट इज नाउ अ करेक्ट वन। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पर आपको बेटा उन्होंने ये कहा है कि जो स्टार्च, ठीक है, यानी कि एनिमल जो स्टार्च है, स्टार्च प्रेजेंट इन एनिमल, ठीक है, स्टार्च प्रेजेंट इन एनिमल, यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा फिर वही स्टेटमेंट है। लेकिन जब इस स्टेटमेंट को मिलाएंगे आगे, स्टार्च प्रेजेंट इन एनिमल एक्ट एज स्टोरेज शुगर इन एनिमल, एक्ट एज स्टोरेज शुगर इन एनिमल्स लाइक प्लांट। ठीक है, तो अब बेटा इस वक्त किस स्टार्च की बात की जा रही है, इस वक्त जिस स्टार्च की बात कर रहे हैं दैट इज अ एनिमल स्टार्च। अब एनिमल स्टार्च की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपने वर्ड्स को खास तौर पे देखना है कि वर्ड्स किस तरह से चेंज करने से उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं और सही बात गलत हो जाती है। तो ये आपने चीज़ लाजमी तौर पे देखनी है। ठीक है, इसको मलहूज़े खातिर रखिए और इसके ऊपर गौर व फिक्र की रहें। अच्छा जी, अब हम सेलुलोज की बात कर लेते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, जो सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम क्या होता है, दैट्स नेम इज सेलुलोज। तो सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज होता है। कॉटन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन प्योर सेलुलोज, जो कॉटन के क्लॉथ्स पहने जाते हैं, इसी तरह से जो पेपर जिसके ऊपर आप लिख रहे हो दैट इज आल्सो अ सेलुलोज। सेलुलोज और कहाँ भी पाया जाता है, जो सेलवाल होती है प्लांट्स की, वहाँ पर भी सेलुलोज आपको देखने को मिलता है। आपको पता है कि जो सेलुलोज हैं वो कोई भी आपके पास जो जितने भी मैमल्स हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ऑल दी मैमल्स, स्पेशली ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज को। यानी कि सपोज डैट अगर आपको लीव्स खाने को दे दिए जाएँ तो क्या आप लीव्स को डाइजेस्ट कर लोगे, तो नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज जो सेलुलोज होते हैं ना बेटा, सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो आपको देखने को मिलेगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज में आपको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बीटा जो लिंकेज है, इस बीटा बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से जो सेलुलोज होता है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर होगी बात। तो ये भी आपने याद रखना है कि कौन कौन से बॉन्ड्स कहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं अमाइलोज स्टार्च, अमाइलोज स्टार्च, और दूसरे जो स्टार्च होते हैं दैट इज नोन एज अमाइलोपेक्टिन स्टार्च, अमाइलोज स्टार्च एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। देखें यहाँ पर जो मैंने आपको एमसीक्यू दिया ना बना के, इस एमसीक्यू का मतलब ये नहीं है कि यही स्टेटमेंट आपके पेपर में आ जाएगी। इस एमसीक्यू की स्टेटमेंट चेंज करने का मतलब ये है कि इस तरह से स्टेटमेंट चेंज करके उसके मीनिंग्स चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिर्फ बेसिक मकसद यही है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करवाना है कि किस तरह से आपने हमेशा पेपर के दौरान फोकस्ड रहना है, किसी किस्म का फोकस्ड आपने, और तब तक आपने राइट ऑप्शन चूज नहीं करना जब तक आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता उस चीज़ को। अब यहाँ पे देखें अमाइलोज स्टार्च की, अगर हम बच्चे अमाइलोज स्टार्च की बात करते हैं ना, तो अमाइलोज स्टार्च के बारे में पहला पॉइंट याद रखें, इट इज़ अ अनब्रांच्ड, ये अनब्रांच होते हैं। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल केस आएगा जो याद रखना है। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च ये ब्रांच्ड होते हैं, इट इज़ अ ब्रांच्ड। ठीक है, ग्लाइकोजन ये भी ब्रांच होते हैं, और ये जो होते हैं ये अनब्रांच होते हैं। दीज आर द अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ब्रांच, ब्रांच एंड अनब्रांच। ठीक है, अब यहाँ पर अमाइलोज की बात करें, हमने यहाँ पर क्या बेटा ब्रांच, अब हमें कैसे पता चलेगा ये जो ब्रांचेस हैं वो अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन स्टार्च की हैं या फिर ग्लाइकोजन की हैं, राइट।
यहाँ पर गौर से देखें बेटा, ब्रांचेस जो हैं वो अमाइलोपेक्टिन स्टार्च में भी हैं, ब्रांचेस जो हैं वो ग्लाइकोजन में भी हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो ब्रांचेस हैं ये किसकी पाई जाती हैं, किसकी हैं? तो बेटा इसका एक सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। अगर हम अमाइलोपेक्टिन स्टार्च की ब्रांचेस को देखते हैं तो अमाइलोपेक्टिन स्टार्च की जो ब्रांचेस होती हैं वो 20 यूनिट्स के बाद रिपीट होती हैं। जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन की जो ब्रांचेस होती हैं वो कितने सब यूनिट्स के बाद आती हैं? 10 सब यूनिट्स के बाद। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि इस तरह मैं बना के दिखाता हूँ। ये एक यूनिट है, दूसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एंड 10वां। 10वें यूनिट के बाद बेटा एक ब्रांच होगी इस तरह, बाकी फिर आगे को चल पड़ेंगे। यानी कि ब्रांच यहाँ पर कितने यूनिट के बाद आएगी? 10 यूनिट के बाद। यहाँ पर कितने यूनिट के बाद आएगी? 20 यूनिट के बाद। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर हम आपको एक ऑप्शन देते हैं यहाँ पे देखें, एक एमसीक्यू अगर आपको दिया जाए कि आपके पास 100 मोनोसैकराइड्स हैं ग्लाइकोजन के, 100 मोनोसैकराइड्स हैं अमाइलोपेक्टिन स्टार्च के। आपने ये बताना है कि उन 100 जो मोनोसैकराइड्स यूनिट हैं ग्लाइकोजन के, उसमें ब्रांचेस ज़्यादा होंगी कि अमाइलोपेक्टिन के 100 सब यूनिट्स में ब्रांचेस ज़्यादा होंगी? हरिए, ग्लाइकोजन के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 सब यूनिट के बाद ही ब्रांच नहीं आना है, लेकिन यहाँ पर जब तक 20 नहीं आएंगे तब तक ब्रांच नहीं आएगी। अच्छा, एक और ऑप्शन फ्रेम करते हैं। अगर आपके हम देते हैं 1000 सब यूनिट, 1000 मोनोसैकराइड के सब यूनिट दे देते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि टेल मी हाउ मेनी ब्रांचेस आर प्रेजेंट इन अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। 1000 सब यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड्स कंबाइंस टुगेदर एंड दे फॉर्म द अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। टेल मी हाउ मेनी ब्रांच्ड आर प्रेजेंट इन अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च में बताइए कितनी ब्रांचेस मौजूद हैं? 50? इट्स अ रॉन्ग वन। ये आई थिंक गलत है यहाँ पर। ठीक है, हरिए, इट इज़ अ करेक्ट वन, इट इज़ करेक्ट वन, ये ठीक है। क्यों? अच्छा, अगर हम आपको कहते हैं कि 1000, अगर 1000 मोनोसैकराइड्स, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ इसको सोल्व करने का। 1000 मोनोसैकराइड्स यूनिट देते हैं ग्लाइकोजन को बनाने के लिए, तो बताइए यहाँ पर कितनी ब्रांचेस आएंगी? 100। तो बेटा 1000 यहाँ पर आपके पास दिए गए सब यूनिट, तो कितने सब यूनिट के बाद ब्रांच रिपीट हो रही है? 10 के बाद। तो बेटा इसका दो सोल्यूशन है। देखिए 10 के बाद ब्रांच आ रही है, तो अगर 100 हम अंदाजा लगाते हैं तो 100 में कितनी आ रही है? 10 के बाद एक आ रही है, 20 के बाद 2 आएगी, 50 के बाद 5, 100 के बाद 10 और 1000 के बाद 100। इसका एक सोल्यूशन ये निकाल लें। दूसरा सोल्यूशन ये करें, इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दें तो आंसर 100 आ जाएगा। इसको भी सीधा सीधा डिवाइड कर दें, इसमें 20 के बाद आ रहे हैं तो 20 पे डिवाइड कर दें, आंसर क्या आ जाएगा? 50 आपके पास सीधा आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ऐसा भी बन सकता है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ज़्यादा ब्रांचेस किसके अंदर होती हैं, ज़्यादा ब्रांचेस अमाइलोज स्टार्च में है कि अमाइलोपेक्टिन स्टार्च में होती हैं, सॉरी आपके पास अमाइलोपेक्टिन स्टार्च में होती हैं कि ग्लाइकोजन में होती हैं? तो हम क्या कहेंगे? मोर ब्रांचेस आर प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन, और जो लेस ब्रांचेस होंगी वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? दैट आर प्रेजेंट इन द, ये आपको देखने को मिल जाएंगे बच्चे अमाइलोपेक्टिन स्टार्च के अंदर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर देख लें एक और चीज़, जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं, सारे के सारे पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो पानी के अंदर डिसोल्व नहीं होते, ये पानी के अंदर सोलुबल नहीं होते। लेकिन एक पॉलीसेक्राइड ऐसा है जो पानी के अंदर सोलुबल हो जाता है, दैट इज़ द अमाइलोज स्टार्च। जो अमाइलोज स्टार्च होता है, इट इज़ सोलुबल इन हॉट वाटर, इट इज़ सोलुबल इन हॉट वाटर। ये हॉट वाटर के अंदर बच्चे सोलुबल हो जाता है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी जितने भी हैं ये सोलुबल नहीं होंगे, डैट इज़ अ एक्सेप्शनल केस। और मैंने आपको कहा था कि जितने भी एक्सेप्शनल केस होते हैं वो हमेशा एमसीक्यूज़ में इस्तेमाल किए जाएंगे और ये जाते भी रहे हैं। अच्छा, अब एक आखिरी पॉइंट, डैट इज़ द आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट, अच्छा यहाँ से एक और, पहले आयोडीन टेस्ट आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ से भी बना सकते हैं। देखें, आयोडीन टेस्ट जब हम करते हैं ना, देखिए आपको लैब के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट दे दिया गया और देन आपको पता करना है कि ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा आया, कि ये स्टार्च है, ग्लाइकोजन है या फिर सेलुलोज है। तो अब कैसे करोगे? आप आयोडीन टेस्ट की मदद से करोगे। आपको सिंपल आयोडीन लेना है, आपने सेलुलोज के ऊपर आयोडीन डाला, जैसे ही आप आयोडीन को सेलुलोज के ऊपर डालेंगे तो बेटा ये कोई भी कलर नहीं देगा, तो हम कहेंगे कि आयोडीन टेस्ट में कौन सा कलर देगा? नो कलर। लेकिन जैसे ग्लाइकोजन के साथ हम ये रिएक्शन देंगे तो ग्लाइकोजन जो है वो कौन सा कलर देगा आयोडीन टेस्ट में? इट गिव्स द रेड कलर। और बेटा अगर हम बात कर लेते हैं स्टार्च के बारे में, तो जो स्टार्च है ये कौन सा कलर देता है? इट गिव्स द ब्लू कलर। तो बेटा जो स्टार्च है ये ब्लू कलर देता है, ग्लाइकोजन रेड कलर देता है, और जो सेलुलोज होता है ये कोई भी कलर
नहीं देता। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अच्छा, इसको याद करने का एक सिंपल मैकेनिज्म आपको बताते हैं। जो ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोजन जो है बेटा ये हमारी बॉडी में स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब देखें, जब हम खाना खा लेते हैं ना, तो खाना खाने के दौरान खाना जो है फूड है ना, उसमें ग्लूकोज मौजूद है। तो बॉडी को जितना ग्लूकोज चाहिए उसने उतना ही इस्तेमाल करना है। हमने उसमें रेगुलेशन में पढ़ा था कि बॉडी जो है वो 1 ग्राम ग्लूकोज को रखती है पर 100 मिलीलीटर के अंदर, राइट। ऐसा पढ़ा था ना कुछ 100 जो 1 लीटर आपके पास ब्लड होता है उसके अंदर आपके पास 1 ग्राम ग्लूकोज का रखते हैं, इससे ज़्यादा ग्लूकोज का अमाउंट मौजूद नहीं होती। तो बेटा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको किस फॉर्म में स्टोर कर दिया जाएगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर। कहाँ कहाँ स्टोर किया जाएगा? लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर एंड किडनीज के अंदर इसको स्टोर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मसल्स में जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर कर दिया गया। मसल्स जो है आपके गोश्त, उसका कलर क्या होता है? रेड। तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जो है वो मसल में स्टोर है, उसका कलर रेड होता है, तो इसका कलर भी क्या है? रेड रहेगा। सेलुलोज का कोई कलर होता ही नहीं है, क्यों? इसको ऐसे याद रखो कि सेलुलोज जो है वो सबसे अबंडेंट है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये थोड़ा आप समझ लो कि आकड़ में रहता है, ये कहता है मैंने रिएक्शन देना ही नहीं है, तो इसलिए इसका कोई कलर होता ही नहीं है। और बाकी पीछे बचा ब्लू, तो इस तरह से आप अच्छे से याद कर लोगे, इसका जो कलर है वो कौन सा है? ब्लू रह जाएगा। क्लियर होगी बात? अब अच्छा जी, अब लास्ट MCQ, उसके बाद हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को एंड करते हैं, राइट। तो एक आखिरी चीज़, अगर आपसे ये पूछ जाए कि इनमें से कौन सी वो शुगर है जो आयोडीन को अपने पास होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, जो आयोडीन को अपने पास, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को अपने पास होल्ड करते हैं, क्या वो ग्लाइकोजन है, क्या वो सेलुलोज है? तो दोनों में से कौन सा वो शुगर है जो आयोडीन के मॉलिक्यूल को अपने पास होल्ड कर सकते हैं? इट इज़ अ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है ये आयोडीन को अपने पास होल्ड कर सकती है, क्योंकि ये रिएक्शन देगी, उसको पकड़े रखेगी, बांड बना लेगी, लेकिन ये उसको अपने पास होल्ड नहीं कर पाएगी। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी, पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, उसके बाद हमने डेक्स्टर के बारे में देखा, उसके बाद हमने लीवो के बारे में देखा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर एंड हो गया। तो किसी भी किस्म का क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो आप लोग, राइट। है कोई क्वेश्चन?